सफाई कर्मचारी से सितारे तक, अन्या की अविश्वसनीय यात्रा। प्रस्तावना, छुपी हुई चमक। एक ऐसी दुनिया में जहां अक्सर दिखावा धोखा देता है और किसी व्यक्ति की कीमत उसकी सामाजिक स्थिति से मापी जाती है, वहां कुछ कहानियां हैं जो हमें मानवीय क्षमता के सच्चे सार की याद दिलाती है। यह अन्या कोज़लोवा की कहानी है, एक 34 वर्षीय महिला जिसकी चमक सालों तक छुपी रही, जब तक कि भाग्य ने दुनिया को वह खजाना दिखाने का फैसला नहीं किया जो हमेशा वहां था, खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। अध्याय 1, सुनहरा महल। ग्रैंड पैलेस होटल शहर के दिल में भव्यता से छरा था। इसकी शीशे की खिड़कियां सुबह की पहली किरणों को प्रतिबिंबित कर रही थी। अपनी 15 मंजिलों की अतुलनीय विलासिता के साथ, लॉबी में इतालवी संगमरमर और चेक क्रिस्टल के झूमर के साथ, यह होटल एक ऐसा ऐश्वर्य का प्रतीक था जो दुनिया भर के उद्योगपतियों, सेलिब्रिटियों और राजनेताओं का स्वागत करता था। सुबह 5 बजे, जब शहर अभी भी सो रहा था, अन्या कोज़लोवा पहले से ही होटल में थी, अपनी नीली वर्दी पहने जो बिल्कुल साफ और इस्त्री की हुई थी। उसके भूरे बाल एक परफेक्ट जुड़े में बंधे हुए थे और उसके करे हाथ सफाई के सामान को उसी नाजुकता से पकड़ते थे जैसे कोई संगीत निर्देशक अपनी छड़ी पकड़ता है। उन मेहमानों के लिए जो कभी कभी उसे गलियारों में देखते थे, अन्या केवल एक और अदृश्य कर्मचारी थी, दृश्य का हिस्सा, जैसे फूलदान या दीवारों पर लगी तस्वीरें। वे नहीं जानते थे कि उन हरी आंखों के पीछे एक तेज दिमाग रहता था, जो सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान में डिग्री धारक था, 8 भाषाओं में धारा प्रवाह था और अंतरसांस्कृतिक संचार की सबसे सूक्ष्म बारीकियों को समझ सकता था। अन्या 5 साल पहले ब्राजील आई थी, रूस से भागकर, जो एक छोटे मूल की युवा महिला को बड़े सपनों के लिए अवसर नहीं देता था। उसकी डिग्रियां, अनुवादित और प्रमाणित, उसके छोटे से अपार्टमेंट की दराज में पड़ी थी, जैसे कभी न भेजे गए प्रेम पत्र। हकीकत क्रूर थी, बिना संपर्कों के, बिना स्थानीय अनुभव के और अभी भी विकसित हो रही पुर्तगाली के साथ। होटल में काम वही था जो उसे जीवित रहने के लिए मिला था, लेकिन अन्या ने कभी अपना सार नहीं खोया। जब वह कमरों की सफाई करती थी, उसके कान जर्मन, फ्रेंच, मंदारिन में बातचीत के टुकड़े पकड़ते थे। अंदर ही अंदर वह उच्चारण सुधारती, क्षेत्रीय लहजे पहचानती और मानसिक रूप से मुहावरेदार अभिव्यक्तियों का अनुवाद करती। यह उसका मौन अभ्यास था, उस ज्ञान की लौ को जिंदा रखने का उसका तरीका था जिसने कभी उसके जीवन को रोशन किया था। अध्याय 2, दैनिक तूफान। होटल में अन्या का जीवन आसान नहीं था। उसका पर्यवेक्षक, श्री मोंटेनेग्रो, 50 के दशक का एक कड़वा आदमी था, जिसकी अपनी व्यावसायिक निराशा अधीनस्थों की निरंतर आलोचना के रूप में प्रकट होती थी। उसके लिए अन्या केवल धीमी रूसी थी जो हमेशा सफाई का शेड्यूल देर से पूरा करती थी। उस मंगलवार की सुबह, मोंटेनेग्रो अपने सामान्य गुस्से वाले चेहरे के साथ 12वीं मंजिल के गलियारे में दिखाई दिया। अन्या प्रेसिडेंशियल सूट की सफाई खत्म कर रही थी, हर विवरण को एक संग्रहालय क्यूरेटर की सावधानी से देख रही थी। हर तौलिया पूरी तरह से मोड़ा गया, हर सतह चमकने तक पॉलिश की गई। कोज़लोवा, मोंटेनेग्रो की कर्कश आवाज गलियारे में गूंजी। तुम फिर से लेट हो। लगभग 10 बज गए और तुम अभी भी इस मंजिल पर हो। अन्या ने उस आईने से नजर उठाई जिसे वह पॉलिश कर रही थी, उसके गले में एक गांठ बन गई। माफ करिए, सर मोंटेनेग्रो, मैं बस। तुम बस क्या कर रही थी? इस मोबाइल के साथ समय बर्बाद कर रही थी। मोंटेनेग्रो ने सफाई की गाड़ी पर पड़े फोन की तरफ इशारा किया। मुझे कितनी बार कहना होगा कि हम यहाँ आलसी कर्मचारियों को बर्दाश्त नहीं करते। आरोप अन्यायपूर्ण और दर्दनाक था। अन्या काम के दौरान शायद ही कभी फोन छूती थी, सिवाय समय देखने के। वह जानती थी कि मोंटेनेग्रो दूसरे कारणों से परेशान था। अफवाह थी कि वह जल्द ही बदल दिया जाएगा, लेकिन इससे उसके शब्द कम चुभने वाले नहीं हो गए। मैं फोन का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, सर। मैं केवल प्रोटोकॉल के अनुसार सफाई पूरी कर रही थी, अन्या ने अंदरूनी कंपकंपी के बावजूद मजबूत आवाज में जवाब दिया। प्रोटोकॉल? मोंटेनेग्रो ने व्यंग्यात्मक हंसी छोड़ी। तुम्हारा प्रोटोकॉल गति होना चाहिए, अनावश्यक पूर्णता नहीं। यह एक होटल है, संग्रहालय नहीं। मेहमान दक्षता चाहते हैं, शिल्पकारी नहीं। शब्द अन्या को तीर की तरह लगे। सालों से वह अपने सावधान काम पर गर्व करती थी, हर साफ कमरे को एक छोटी कलाकृति के रूप में देखती,
एक ऐसी जगह जो उसके हाथों से बदली गई हो। यह पता लगाना कि इसे दोष माना जाता था, गुण नहीं, उसके पहले से ही कमजोर आत्मसम्मान पर एक झटका था। समय गई सर, मैं तेज हो जाऊंगी, वह बुदबुदाई, अपनी नजर फर्श पर डालते हुए। बेहतर होगा। एक चेतावनी, तुम्हारा मासिक मूल्यांकन आ रहा है, कोजलोवा। अगर महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ तो शायद तुम्हें काम करने के लिए कोई और जगह देखनी होगी। मोंटेनेग्रो चला गया, अन्या को उसके रोके गए आंसुओं और संगमरमर के गलियारे में उसके भारी कदमों की आवाज के साथ अकेला छोड़कर। उसने अपने आप को एक पल की कमजोरी की इजाजत दी, दीवार का सहारा लेते हुए और गहरी सांस लेते हुए। एक पल के लिए उसने रूस में अपने माता पिता के बारे में सोचा, जो मानते थे कि वह ब्राजील में अमेरिकी सपना जी रही है। अगर वे हकीकत जानते, लेकिन अन्य परिस्थितियों से ज्यादा मजबूत थी। उसने आंखें पोंछी, वर्दी ठीक की और अपना काम जारी रखा। हर हरकत अपमान के खिलाफ एक छोटा विद्रोह थी, हर पॉलिश की गई सतह उसकी गरिमा का मौन दावा थी। अध्याय 3, दुनिया की आवाजें। यह अकेलेपन के क्षणों में था, होटल के खाली गलियारों में घूमते हुए, कि अन्या को अपना मानसिक आश्रय मिलता था। वह दरवाजों के नीचे से निकलने वाली बातचीत के टुकड़े सुनती, भाषाओं को उसी तरह पहचानती जैसे एक पक्षी विशेषज्ञ उनके गाने से पक्षियों की प्रजातियों को पहचानता है। उस दोपहर, जब वह 8वीं मंजिल के गलियारे की सफाई कर रही थी, उसने सूट 812 से डच में तेज बातचीत सुनी। सहज रूप से उसके कान तेज हो गए। डच उसकी पसंदीदा भाषाओं में से एक थी। उसने विश्वविद्यालय में एम्स्टर्डम की एक शिक्षिका से पढ़ा था जिसने उसे न केवल व्याकरण बल्कि सांस्कृतिक बारीकियां सिखाई थी जो एक भाषा को वास्तव में जीवित बनाती है। Het प्रॉब्लम इज दैट निemand हायर ऑन दी ताल स्प्रीट, एक पुरुष की निराश आवाज कह रही थी। समस्या यह है कि यहाँ कोई हमारी भाषा नहीं बोलता, एक महिला की आवाज ने जवाब दिया, जो समान रूप से चिंतित थी। कल हमारी एक महत्वपूर्ण बैठक है और मैं अनुबंधों की व्याख्या नहीं कर सकती। अन्या ने सफाई रोक दी, बातचीत में खो गई। वे स्पष्ट रूप से डच व्यापारी थे जो एक महत्वपूर्ण भाषा बाधा का सामना कर रहे थे। वह इस निराशा को जानती थी, उसने ब्राजील आने पर यही महसूस किया था। फर्क यह था कि वह अनुकूलित हो गई थी, सीखी थी, पार पा लिया था। एक पल के लिए उसने दरवाजा खटखटाने और मदद की पेशकश करने की कल्पना की। वह लगभग उनके चेहरों पर राहत की अभिव्यक्ति देख सकती थी जब उन्हें पता चलता कि कोई उन्हें पूरी तरह समझ सकता है। लेकिन हकीकत ने उसे वापस ला दिया, वह केवल सफाई वाली थी। कौन मानेगा कि सफाई की गाड़ी धकेलने वाली एक महिला जटिल व्यापारिक समस्याओं का समाधान हो सकती है। उसने अपनी सफाई जारी रखी, लेकिन उसका दिमाग सक्रिय रहा, सूट से निकलने वाले हर शब्द का मानसिक अनुवाद करते हुए। यह उसका गुप्त अभ्यास था, दुनिया देखने से इनकार करने वाले अपने उस हिस्से को जीवित रखने का उसका तरीका। अध्याय 4, भाग्य की मुलाकात। अगली सुबह अन्या लॉबी की सफाई कर रही थी जब उसने मुख्य सीढ़ियों से नीचे आते हुए लगभग 50 साल के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को देखा। अलेक्जेंडर वैन डेर बर्ग अमिस्टेक थे। उसने कभी कभी कमरों में मिलने वाली वित्तीय पत्रिकाओं में उनकी तस्वीर देखी थी। डच अरबती होटल श्रृंखला के मालिक जिसमें ग्रैंड पैलेस भी शामिल था, 7 भाषाएं बोलते थे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी समझदारी के लिए जाने जाते थे। वैन डेर बर्ग चिंतित लग रहे थे, लॉबी में चलते हुए डच में तेजी से फोन पर बात कर रहे थे। रिसेप्शन के पास सफाई के सामान को व्यवस्थित करती अन्या सुनने से बच नहीं सकी। दिट इज इन रैंप, वे कह रहे थे, यह एक आपदा है। De confronti van morgen heeft vertelers nodig en het bedrijf dat we in hadden heeft ons op het laatste moment laten vallen। कल के सम्मेलन के लिए अनुवादकों की जरूरत है, और जिस कंपनी को हमने काम पर रखा था उसने आखिरी मिनट में हमें छोड़ दिया है। अन्या ने अपने सीने में एक कसाव महसूस किया। वह बिल्कुल जानती थी कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, होटल स्थिरता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो अगले दिन होटल में आयोजित होने वाला था। उसने पूरे हफ्ते तैयारियां देखी थी। वैन डेर बर्ग ने अपनी बातचीत जारी रखी, तेजी से निराश होते हुए। Erzigen delegaties uit het landen komen en zonder vertelers wordt dit incomplete mislukken। 8 देशों से प्रतिनिधिमंडल आ रहे हैं और अनुवादकों के बिना यह पूर्ण विफलता होगी। तभी यह हुआ। बिना सोचे
अपनी आत्मा की गहराई से आने वाले एक आवेग से प्रेरित होकर अन्या ने परफेक्ट डच में बुदबुदाया, मिशन कान एक हेल्पन, शायद मैं मदद कर सकूं। जो खामोशी छाई वह बहरा कर देने वाली थी। वैन देर बर्ग एक वाक्य के बीच में रुक गए, धीरे धीरे उस आवाज के स्रोत को खोजने के लिए मुड़े जिसने उनकी मातृभाषा को निर्दोष उच्चारण के साथ बोला था। उनकी आंखें अन्या से मिली, जो यह एहसास करते हुए कि उसने क्या किया है, पत्थर हो गई थी। एक लंबे क्षण तक वे एक दूसरे को देखते रहे। व्यापार की दुनिया में आश्चर्यों के आदि वैन देर बर्ग शायद ही कभी निशब्द होते थे, लेकिन एक सफाई कर्मचारी को अपनी मातृभाषा में पूर्ण प्रवाहता दिखाते देखना कुछ ऐसा था जिसने उन्हें वास्तव में चौंका दिया। स्पीक यू नेदरलैंड्स? उन्होंने पूछा, स्पष्ट जिज्ञासा के साथ पास आते हुए। आप डच बोलती है? अन्या ने अपना चेहरा लाल होते महसूस किया। उसका एक हिस्सा इनकार करना चाहता था, यह दिखावा करना चाहता था कि यह गलती थी, अपनी सुरक्षित अदृश्यता में वापस जाना चाहता था। लेकिन दूसरा हिस्सा, वह हिस्सा जो वर्षों से दबा हुआ था, फिर से छुपने से इनकार कर रहा था। जा, ik spreek Nederlands। En nog 7 andere talen। हाँ, मैं डच बोलती हूँ, और 7 अन्य भाषाएं भी। अध्याय 5, रहस्योद्घाटन। वैन देर बर्ग ने फोन बंद कर दिया। उनकी अभिव्यक्ति तेजी से आश्चर्य से आकर्षण में बदल गई। वे अन्या के पास उस सावधानी से पहुंचे जैसे कोई अप्रत्याशित खजाना खोजता है। आपने डच कैसे सीखी? उन्होंने पूछा, अब निर्दोष पुर्तगाली में बात करते हुए। अन्या ने गहरी सांस ली। यह सच्चाई का क्षण था। वह एक सरल कहानी बना सकती थी या यह बता सकती थी कि वह वास्तव में कौन थी। उसने साहस चुना। मैं सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान में स्नातक हूँ। मैंने एम्स्टर्डम की एक देसी शिक्षिका के साथ 3 साल डच का अध्ययन किया। मैं रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, स्पेनिश और मंदारिन भी बोलती हूँ। वैन देर बर्ग ने कई बार पलक झपकी, जानकारी को समझने की कोशिश करते हुए। एक भाषा विज्ञान की स्नातक सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रही है। असंगति इतनी बड़ी थी कि यह वास्तविक लगती थी। और एक प्रशिक्षित भाषा विज्ञानी होटल के कमरे साफ करने का काम क्यों कर रही है? सवाल में निर्णय का स्वर नहीं था, केवल सच्ची जिज्ञासा। अन्या की आंखों में आंसू बनते महसूस हुए, लेकिन उसकी आवाज मजबूत रही। क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें वे अवसर नहीं देती जिनके हम हकदार हैं, जब हमें उनकी जरूरत होती है। क्योंकि विदेशी डिग्रियां हमेशा दरवाजे नहीं खोलती। क्योंकि जीवित रहना गर्व से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जवाब की कच्ची ईमानदारी ने वैन देर बर्ग के अंदर कुछ गहरा छू दिया। उन्होंने हॉलैंड में विनम्र शुरुआत से अपना साम्राज्य बनाया था, और वे उस दृढ़ता को पहचानते थे जो जीवित रहने के लिए जो भी आवश्यक हो वह करती है। आपने कहा था कि आप मदद कर सकती है, उन्होंने डच में वापस लौटते हुए कहा। मेट दे कॉन्फ्रेंटी वैन मोर्जन। वॉट हैड यू इन गेडैक्टन? कल के सम्मेलन के साथ आपके दिमाग में क्या था? अन्या ने महसूस किया कि उसका दिल तेज हो गया। यह उसका मौका था, शायद जिंदगी में उसका एकमात्र मौका। Ik hoop je hoort dat je vertelers nodig heeft. Ik kan in real time vertellen tussen alle talen die op de conferentie gebruikt zullen worden. Ik ken ook de technische terminology van de hotelbranche। मैंने सुना है कि आपको अनुवादकों की जरूरत है। मैं सम्मेलन में उपयोग होने वाली सभी भाषाओं के बीच वास्तविक समय में अनुवाद कर सकती हूँ। मैं होटल उद्योग की तकनीकी शब्दावली भी जानती हूँ। वैन देर बर्ग ने एक लंबे क्षण तक उसका चेहरा देखा। अन्या की आंखों में कुछ था, आशा और क्षमता का मिश्रण जो उन्होंने अनुभवी कार्यकारियों में भी शायद ही कभी देखा था। साबित करिए, उन्होंने सरल शब्दों में कहा। अन्या की कहानी। अध्याय 6, परीक्षा। अगले 15 मिनटों में ग्रैंड पैलेस होटल की लॉबी में प्रतिष्ठान के इतिहास की सबसे असाधारण बातचीत में से एक हुई। वान देर बर्ग ने अन्या की उन सभी भाषाओं में परीक्षा ली जिनका उसने उल्लेख किया था, उन विषयों पर चर्चा करते हुए जो होटल की शब्दावली से लेकर जटिल आर्थिक अवधारणाओं तक फैले हुए थे। फ्रेंच में उसने पर्यावरणीय स्थिरता के बारे में पूछा। अन्या ने धारा प्रवाह उत्तर दिया, सटीक तकनीकी शब्दों का उपयोग करते हुए और विषय की गहरी समझ का प्रदर्शन करते हुए। जर्मन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रसद पर चर्चा की। फिर से अन्या ने व्यावसायिक अवधारणाओं से अपनी परिचितता से प्रभावित किया। मंदारिन में
वान देर बर्ग ने सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील बातचीत के बारे में एक काल्पनिक परिदृश्य प्रस्तुत किया। अन्या ने न केवल पूर्ण रूप से अनुवाद किया, बल्कि उन सांस्कृतिक बारीकियों को भी समझाया जो परिणाम को प्रभावित कर सकती थी। हर परीक्षा के साथ वान देर बर्ग अधिक प्रभावित होते गए। यह केवल भाषाई धारा प्रवाहता नहीं थी, यह सांस्कृतिक बुद्धिमत्ता, संदर्भगत समझ और भाषाई बाधाओं के पार जटिल अवधारणाओं को संप्रेषित करने की दुर्लभ क्षमता थी। अविश्वसनीय, उसने अंततः बुदबुदाया। आपने सफाई का काम करते हुए इस स्तर का ज्ञान कैसे बनाए रखा? ज्ञान कभी बढ़ना बंद नहीं करता, अन्या ने उत्तर दिया। इन 5 वर्षों के दौरान मैंने इस होटल में हजारों बातचीत सुनी है। मैंने व्यापार, संस्कृतियों, रुझानों के बारे में सीखा है। मैंने जो भी कमरा साफ किया, वह एक पाठ था। हर मेहमान दुनिया की अपनी समझ को विस्तृत करने का अवसर था। वान देर बर्ग ने धीरे धीरे सिर हिलाया। वह एक असाधारण दिमाग को पहचानता था। जब देखता था, उसने कम आंकी गई प्रतिभाओं की पहचान करके अपनी संपत्ति बनाई थी। सम्मेलन सुबह 8 बजे शुरू होता है, उसने कहा। यदि आप वास्तव में मदद करने के लिए तैयार हैं, तो मुझे चाहिए कि आप 8 अलग अलग प्रतिनिधिमंडलों के साथ काम करने के लिए तैयार रहें। तकनीकी प्रस्तुतियों के दौरान एक साथ अनुवाद करें जो पूरे दिन चलेंगी। मैं तैयार रहूंगी, अन्या ने बिना हिचकिचाहट उत्तर दिया। और आपकी वर्तमान नौकरी के बारे में क्या? अन्या ने अपनी सफाई की गाड़ी को देखा, फिर वापस वान देर बर्ग की ओर देखा। श्रीमान मोंटेनेग्रो हमेशा कहते थे कि मुझे अधिक कुशल होना चाहिए। शायद वे सही थे, शायद मैं गलत काम के साथ अपना समय बर्बाद कर रही थी। अध्याय 7, रूपांतरण। उस रात अन्या मुश्किल से सो सकी। उसने विशिष्ट शब्दावली की समीक्षा में घंटे बिताए, उस चुनौती के लिए मानसिक रूप से तैयारी करते हुए जो उसका इंतजार कर रही थी। ऐसा था मानो 5 साल की बौद्धिक निष्क्रियता समाप्त हो रही हो और उसका दिमाग उस ऊर्जा के साथ जाग रहा था जिसे उसने भूला दिया था कि उसके पास है। अगली सुबह वह सामान्य समय से 2 घंटे पहले होटल पहुंची, लेकिन इस बार उसने सफाई वाली की नीली वर्दी नहीं पहनी थी। उसने अपना सबसे अच्छा सूट चुना था, जो साल पहले उन साक्षात्कारों के लिए खरीदा गया था जिसके परिणामस्वरूप कभी इस क्षेत्र में नौकरी नहीं मिली, और अपने बालों को एक सुंदर केश शैली में बांधा था। जब वह लॉबी में दाखिल हुई तो कुछ कर्मचारियों ने आश्चर्य से उसे देखा। रूपांतरण प्रभावशाली था। सफाई की गाड़ी धकेलने वाली अदृश्य महिला से उद्देश्य के साथ चलने वाली एक आत्मविश्वास से भरपूर पेशेवर में। मोंटेनेग्रो रिसेप्शन पर था जब उसने उसे देखा। कोदलोवा, आप यहाँ इस तरह कपड़े पहनकर क्या कर रही है? आपकी शिफ्ट 5 बजे शुरू होती है और आपको वर्दी में होना चाहिए था। अन्या के जवाब देने से पहले वान देर बर्ग मुस्कुराते हुए आया। सुश्री कोजलोवा आज सीधे मेरे साथ काम करेंगी, मोंटेनेग्रो। उन्हें हमारी अंतर्राष्ट्रीय संबंध टीम में पदोन्नत किया गया है। मोंटेनेग्रो की अभिव्यक्ति भ्रम और अविश्वास की एक कविता थी। पदोन्नत? लेकिन वह सफाई में काम करती है। वह एक उच्च योग्य भाषाविद है जो अनुपयुक्त भूमिका में बर्बाद हो रही थी, वान देर बर्ग ने दृढ़ता से उत्तर दिया। कभी कभी सबसे बड़ी प्रतिभाएं सबसे अप्रत्याशित स्थानों में छुपी होती है। अध्याय 8, विजय का दिन। होटल स्थिरता का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ठीक 8 बजे शुरू हुआ। ग्रैंड पैलेस का मुख्य हॉल 8 अलग अलग देशों के कार्यकारी, पर्यावरणविदों, शोधकर्ताओं और सरकारी प्रतिनिधियों से भरा हुआ था। अन्या ने रणनीतिक रूप से खुद को हॉल के केंद्र में स्थापित किया, नवीनतम हेडसेट से सुसज्जित जो उसे एक साथ अनुवाद चैनलों के बीच बदलने की अनुमति देता था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल साफ था। पहली प्रस्तुति एक जर्मन शोधकर्ता द्वारा ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकियों पर थी। अन्या ने एक साथ पुर्तगाली, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, इतालवी, डच, रूसी और मंदारिन में अनुवाद किया, चैनलों के बीच एक सटीकता के साथ बदलते हुए जिसने ध्वनि तकनीशियनों तक को प्रभावित किया। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, चुनौतियां अधिक जटिल होती गईं। कुछ तनावपूर्ण क्षण थे जब सांस्कृतिक गलतफहमियों ने महत्वपूर्ण बातचीत को बर्बाद करने की धमकी दी। यह तब था जब अन्या वास्तव में चमकी, न केवल शब्दों का अनुवाद कर रही थी, बल्कि सांस्कृतिक संदर्भों को समझा रही थी,
ऐसे पुनर्निर्देशन का सुझाव दे रही थी जो विशिष्ट संवेदनाओं का सम्मान करते हुए अर्थ को संरक्षित करते थे। दोपहर के भोजन के दौरान वान डेर बर्ग उसके पास आया। आप कैसा महसूस कर रही है? जैसे कि मैं इसके लिए ही पैदा हुई हूँ, अन्या ने उत्तर दिया। उसकी आंखें उस ऊर्जा से चमक रही थी जो उसने वर्षों से महसूस नहीं की थी। दोपहर सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आई, एक जापानी होटल श्रृंखला और यूरोपीय निवेशकों के बीच करोड़ों की बातचीत। भाषाई बारीकियां महत्वपूर्ण थी, एक गलत अनुवादित शब्द लाखों की लागत हो सकती थी। अन्या ने अपनी सही लय पाई, न केवल शाब्दिक सामग्री का अनुवाद करते हुए, बल्कि भावनात्मक स्वर, सूक्ष्म निहितार्थ और यहाँ तक कि महत्वपूर्ण विराम भी पकड़ते हुए। वह संस्कृतियों के बीच एक अदृश्य पुल बन गई, विचारों को भाषाई बाधाओं के पार स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने की अनुमति देती थी। जब बातचीत सफलतापूर्वक समाप्त हुई, तो जापानी प्रतिनिधि उसके पास आया और अंग्रेजी में कहा, मैंने कभी इतनी सहज अनुवादक के साथ काम नहीं किया। आप केवल शब्दों का अनुवाद नहीं करती, आप इरादों का अनुवाद करती है। अध्याय 9, मान्यता। दिन के अंत में, जब अंतिम प्रतिनिधि चले जा रहे थे और हॉल अंततः शांत था, वान डेर बर्ग ने अन्या को अपने नोट्स व्यवस्थित करते हुए पाया। उसने भविष्य की सुधारों के लिए टिप्पणियों, सुधारों और विचारों के साथ 3 नोटबुक भरी थी। अन्या, उसने कहा, पहली बार उसका पहला नाम उपयोग करते हुए, मुझे आपसे बात करनी है। वे लॉबी के वीआईपी क्षेत्र में बैठे, वही जगह जहां केवल एक दिन पहले वह अपनी सफाई की गाड़ी धकेलते हुए अनदेखी रह गई थी। आज जो हुआ वह असाधारण था, वान डेर बर्ग ने शुरुआत की। लेकिन यह केवल आपकी तकनीकी योग्यता नहीं थी जिसने मुझे प्रभावित किया। यह आपका जुनून, आपका समर्पण, जिस तरह से आपने बाधाओं को अवसरों में बदल दिया। अन्या ने अपनी आंखों में आंसू बनते महसूस किए, लेकिन इस बार ये कृतज्ञता के आंसू थे, निराशा के नहीं। वर्षों से मैंने आपको इस होटल में काम करते देखा है, उसने जारी रखा। मैंने हमेशा आपके विवरणों पर ध्यान, आपकी मौन व्यावसायिकता को देखा है। लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं अब तक के सबसे चमकदार दिमागों में से एक को देख रहा था। उसने रुककर सावधानी से अपने अगले शब्द चुने। मैं आपको हमारी अंतर्राष्ट्रीय संचार निदेशक के रूप में स्थायी पद की पेशकश करना चाहता हूँ। आप हमारे होटल नेटवर्क में सभी बहुभाषी संबंधों की देखरेख करेंगी, साझेदारी स्थापित करने के लिए दुनिया भर की यात्रा करेंगी और आज जैसे सम्मेलनों के लिए जिम्मेदार होंगी। अन्या की दुनिया रुक गई। 5 साल तक वह इस तरह के क्षण का सपना देखती रही थी, लेकिन वह यह मानना बंद कर दिया था कि यह वास्तव में हो सकता है। वेतन आपकी वर्तमान कमाई से 15 गुना अधिक होगा, वान डेर बर्ग ने जारी रखा। पूर्ण लाभों के अतिरिक्त निरंतर शिक्षा के अवसर और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए बजट। अन्या ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया, जो परिवर्तन की पेशकश की जा रही थी उसकी विशालता को समझने की कोशिश करते हुए। क्यों? उसने अंततः पूछा। आप मेरे लिए यह क्यों कर रहे हैं? वान डेर बर्ग मुस्कराया। क्योंकि मैंने आप में कुछ पहचाना है जिसे शायद आप खुद ही भूल गई है। आप केवल एक प्रतिभाशाली कर्मचारी नहीं है, आप एक प्राकृतिक नेता है, संस्कृतियों के बीच एक पुल, एक व्यक्ति जो जहां भी काम करता है उस वातावरण को बदलने में सक्षम है। वह आगे झुका, लेकिन मुख्यतः इसलिए कि आपने मुझे एक मौलिक सत्य की याद दिलाई है। वास्तविक प्रतिभा इससे नहीं मापी जाती कि कोई व्यक्ति किस पद पर है, बल्कि उस उत्कृष्टता से जो वह परिस्थितियों की परवाह किए बिना प्रदर्शित करता है। अध्याय 10, नई यात्रा। 3 महीने बाद अन्या शहर के केंद्र में एक गगनचुंबी इमारत की 20वीं मंजिल पर अपने नए कार्यालय में थी। सिंगापुर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियों की देखरेख कर रही थी। उसकी मेज 6 अलग-अलग भाषाओं में अनुबंधों से भरी थी और उसका एजेंडा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ के साथ बैठकों से भरा था। रूपांतरण उल्लेखनीय था, लेकिन केवल बाहरी नहीं। अन्या ने अपना आत्मविश्वास, सीखने का जुनून, नेतृत्व करने और दूसरों को प्रेरित करने की अपनी क्षमता को फिर से खोजा था। उसने युवा भाषाविदों की एक टीम को काम पर रखा था, उनमें से कई उसकी तरह प्रवासी, बर्बाद प्रतिभाओं और स्थगित सपनों के साथ। उसका विभाग न केवल तकनीकी उत्कृष्टता के लिए, बल्कि छुपी हुई क्षमताओं को पहचानने और विकसित करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। मोंटेनेग्रो, आश्चर्यजनक रूप से,
उसके सबसे बड़े समर्थकों में से एक बन गया था। प्रारंभिक सदमे के बाद उसने पहचाना कि उसने अन्या को गंभीर रूप से कम आंका था और अपनी पिछली टिप्पणियों के लिए ईमानदार माफी मांगी। मैंने एक मूल्यवान सबक सीखा है, उसने कहा। मैं फिर कभी किसी व्यक्ति की क्षमता का न्याय उसकी भूमिका से नहीं करूंगा। वान डेर बर्ग अक्सर दुनिया भर के व्यापारिक सम्मेलनों में अन्या की कहानी सुनाता था, इसे इस उदाहरण के रूप में उपयोग करते हुए कि कैसे असाधारण प्रतिभाएं सबसे अप्रत्याशित स्थानों में छुपी हो सकती है। उपसंहार, रूपांतरण की गूंज। ग्रैंड पैलेस होटल की लॉबी में उस भाग्यशाली सुबह के 1 साल बाद अन्या को अप्रत्याशित स्थानों में छुपी प्रतिभाएं पर टेड टॉक देने के लिए आमंत्रित किया गया। सभागार कार्यकारी, शिक्षकों और समाज के सभी क्षेत्रों के लोगों से भरा था। आप में से कितने लोगों ने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो सामान्य, महत्वहीन, यहाँ तक कि अदृश्य लगता था? उसने शुरुआत की, उसकी आवाज माइक्रोफोन के माध्यम से गूंज रही थी। कितनी असाधारण प्रतिभाएं अनदेखी रह जाती है क्योंकि हम दिखावे से आगे नहीं देख सकते। दर्शकों में वान डेर बर्ग गर्व से मुस्कुरा रहा था, यह जानते हुए कि उसने एक सामान्य व्यावसायिक नियुक्ति से कहीं बड़ी चीज में भाग लिया था। 5 साल तक मैंने होटल के कमरे साफ किए, अन्या ने जारी रखा, और उस पूरे समय मैं अपने अंदर ज्ञान और कौशल लेकर चल रही थी जो न केवल मेरे जीवन को बदल सकते थे बल्कि सैकड़ों लोगों के जीवन को भी बदल सकते थे जिनसे मैं रास्ते में मिली थी। उसने रुककर सीधे कैमरे की ओर देखा। जो सवाल मैं आपके लिए छोड़ती हूँ वह यह है, आपके आसपास कितनी अन्याय है? कितनी प्रतिभाएं केवल एक अवसर की, एक पहचान की, किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा में है जो सतह से आगे देख सके? व्याख्यान 5 मिनट तक चले स्टैंडिंग ओवेशन के साथ समाप्त हुआ। लेकिन अन्या के लिए वास्तविक पुरस्कार तालियों या सार्वजनिक पहचान में नहीं था। यह उन सैकड़ों संदेशों में था जो उसे उसकी कहानी से प्रेरित लोगों से मिले, प्रवासी जिन्होंने अपनी प्रतिभाओं को प्रकट करने का साहस पाया, नियोक्ता जिन्होंने अपने कर्मचारियों को अलग नजर से देखना शुरू किया, युवा जिन्होंने सीखा कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी वर्तमान स्थिति से नहीं बल्कि उसकी अविकसित क्षमता से मापा जाता है। अन्या की कहानी व्यक्तिगत सफलता की कहानी से कहीं अधिक बन गई। यह एक आंदोलन बन गई, इस बात की निरंतर याद दिलाने वाली कि हर व्यक्ति में महानता की एक चिंगारी है जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है। कभी कभी जो कुछ चाहिए वह केवल कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो दिखावे से आगे देखने को तैयार हो और उस चिंगारी को लौ में बदलने का अवसर दे। और इस प्रकार जिस महिला को कभी केवल एक सफाई वाली समझा जाता था, वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में सबसे सम्मानित आवाजों में से एक बन गई, यह साबित करते हुए कि सच्ची प्रतिभा सीमाओं को नहीं जानती, अस्थायी परिस्थितियों द्वारा लगाई गई सीमाओं को नहीं पहचानती और मुख्य रूप से चमकने से कभी हार नहीं मानती, भले ही दुनिया इसे छाया में रखने पर जोर दे। क्योंकि अंत में हम सभी के अंदर थोड़ी सी अन्या है, इंतजार करते हुए, सपने देखते हुए और उस क्षण के लिए तैयार होते हुए जब हमारा सच्चा सार अंतः दुनिया द्वारा पहचाना और सराहा जाएगा। समाप्त। यह दूसरे अवसरों के बारे में, दिखावे से आगे देखने के महत्व के बारे में और पहचान की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में एक कहानी है। यह इस बात की याद दिलाने वाली है कि हमसे मिलने वाला हर व्यक्ति अपने अंदर असाधारण प्रतिभाएं लेकर चल रहा हो सकता